हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और उससे संबंधित प्रश्न करवा दिए थे, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई थी, है ना। आज उसी के जस्ट आगे हमारी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी अणुसंख्य गुणधर्म, इन पर बात चल रही थी। एक अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज सेकंड जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म रहेगा वो है क्वथनांक में उन्नयन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा, लिखा है कि क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक क्या होता है और उन्नयन क्या होता है, इन दोनों को पहले समझना होगा, तभी आप क्वथनांक में उन्नयन को समझ पाएंगे। उन्नयन का मतलब तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना, है ना। तो उन्नयन का मतलब बढ़ जाना, बढ़ोतरी हो जाना, वृद्धि हो जाना। क्वथनांक, क्वथनांक की डिफिनेशन क्या होती है तो क्लास 9th से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। वहां पर तो छोटी सी डिफिनेशन लिखी हुई थी, होती थी कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। यानी वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं, है ना। और द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं, है ना। यानी द्रव के उबलने की क्रिया क्या कहलाएगी, बॉइल्ड होना, उसको कहेंगे बॉयल, कि बॉयल हो रहा है द्रव, तो उबलने को हम कहेंगे बॉयल। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो टेम्परेचर है जिस पर वो उबलना चालू हुआ है उसे हम कहेंगे क्वथनांक या फिर क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु एक ही चीज है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब मैंने आपको बता दिया, वृद्धि हो जाना, बढ़ जाना। अवनमन का मतलब क्या होता है कि कम हो जाना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए, तो पुरानी डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। और द्रव के उबलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं, क्वथन, है ना। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो जो जल होता है, वाटर होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल हमें वाटर का ही मिल सकता है अपने आसपास डेली लाइफ में। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या करता है, उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, हीट करने पर, गर्म करने पर। चलिए, तो ये तो बात होगी मान लिया क्लास 9th की या छोटे क्लासों की बात। आज जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपके क्लास 12th में दी गई है वो डिफिनेशन क्या है, तो वो डिफिनेशन और कुछ नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया गया है, उसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, लिखी हुई क्वथनांक, है ना, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु भी कह सकते हैं इसको, ठीक। देखिए, वह ताप जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस विलयन का क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। थोड़ी सी डिफिनेशन केवल स्टैंडर्ड बना दी गई है बस। यानी इसने कहा है कि वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का या किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है वो उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब जरा इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम की सहायता से। तो चलिए, यहां पर मैं एक डायग्राम ले लेता हूं, यहां पर ले लेते हैं एक डायग्राम। ये इसके अंदर क्या है, ये मैंने कोई पात्र ले लिया है, इसके अंदर भरा हुआ है जल। यहां पर क्या है, देखिए इसके अंदर ये भरा हुआ है, ये है वाटर, यानी इसमें प्योर जल है, जल के सिवा कुछ नहीं, केवल पानी की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये पानी रखा हुआ है, अब आप इसको क्या करेंगे, बॉयल करने के लिए उबालना चालू करेंगे, गर्म करना चालू करेंगे, है ना। तो उबालना चालू करेंगे, उबालने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि आप देखते हैं जब पानी गर्म करते हैं तो गर्म करते ही उबलने नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लेता है ना। क्यों समय लेता है, जैसे ये वाटर है तो ये वाटर की हो गई सरफेस, ये ऊपर सरफेस हो गई, इस सरफेस पर क्या लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगता है। हम लोगों के ऊपर क्या होता है, हम लोगों के ऊपर वायुमंडलीय दाब लगता है कि नहीं लगता है ना। हम लोगों का संतुलन बना रहता है। संतुलन क्यों बना रहता है, संतुलन इसलिए बना रहता है क्योंकि पृथ्वी का क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो अपनी ओर खींचता है ना, और ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वो अपनी ओर खींचता है। तो दोनों बल लगने की वजह से एक संतुलित बल हमारे ऊपर कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने वायुमंडल में आसानी से संतुलन की अवस्था में रहते हैं।
है ना। चांद पर जाने पर क्या होता कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बिल्कुल 0 हो जाता है और वायुमंडलीय दाब क्या करता, हमें खींचता है ऊपर की ओर। तो चंद्रमा पर जाने पर लोग क्या करने लगते, उड़ने लगते हैं, उनके वहां पर पैर नहीं लगते हैं, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यहाँ की तुलना में बहुत कम है, और वायुमंडलीय दाब क्या है, वहां पर ज्यादा होता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है, इसीलिए व्यक्ति वहां पर क्या करता है, उड़ता रहता है, उड़ने के जैसा प्रतीत होता है ना। तो वैसे यहां पर भी है कि ये वाटर की सरफेस हो गई, और इस वाटर की सरफेस पर ऊपर से क्या लगेगा, ऊपर से लगेगा वायुमंडलीय दाब। यानी जब पानी को आप उबाल रहे हैं, चाहे खुले बर्तन में हो, है ना, खुले बर्तन की मान लिया यहाँ पर बात कर रहे हैं कि खुले बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है ऊपर, जब तक आपका ये टेम्परेचर, जब यहां पर आप इसको गर्म करना चालू करेंगे तो अणुओं की क्या होगी, ऊर्जा बढ़ना चालू होगी, धीरे धीरे अणु क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और ऊर्जा ग्रहण करके क्या है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना चालू करेंगे। तो जैसे ही यहां पर अणु बढ़ेंगे धीरे धीरे, और यहां पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटीएम या 760 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटीएम, एक वायुमंडल, या mmHg में कहेंगे 760 वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब जो होता है ना। तो यहां पर जो लग रहा वो वायुमंडलीय दाब है, ये वायुमंडलीय दाब आपके उस लिक्विड की सरफेस पर लग रहा है। तो जब तक वायुमंडलीय दाब से उस द्रव का दाब ज्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, वो उबलेगा नहीं, बॉयल होना नहीं चालू होगा। जैसे ही इसका जो दाब है, इसके अंदर जो एनर्जी है, जो अणुओं की ऊर्जा है ना, जैसे ही इसकी ऊर्जा से इस द्रव का जो वाष्प दाब है ना, इसमें क्या होगा भाई, जब गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगी, और वाष्प एक दाब लगाएगी। तो जब दाब लगाएगी तो यहां पर बनने वाली जो वाष्प है, इसका दाब जब वायुमंडलीय दाब से बराबर हो जाएगा, वैसे ही ये पानी क्या कर देगा, उड़ना चालू कर देगा। यानी वायुमंडलीय दाब से ज्यादा जैसे ही इसका दाब हुआ, वैसे पानी क्या हो जाएगा, बॉयल होना चालू हो जाएगा। और ये कंडीशन कहां मिलेगी, तो ये कंडीशन आपको मिलती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये डिग्री कहां पर आपको मिलेगी, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब आप पानी को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर जब 100 पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा, और वहां पर क्या होगा कि वो जो है जल उबलना चालू कर देगा, बॉइल्ड होना चालू कर देगा, है ना। लेकिन अब आप यहां पर ये मत सोचिएगा, मान लिया कि आपने सोर्स बदल दिया, है ना, कि एक छोटे बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, थोड़ी सी आग में पानी गर्म कर रहे हैं, और एक जगह पर बड़ी सी आग में पानी गर्म कर रहे हैं जहां पर ज्यादा हीट आप दे रहे हैं, तो ऊष्मा की मात्रा बदलने से उसका टेम्परेचर नहीं बदलने वाला है। यानी छोटे सोर्स से आप ये कहें कि बड़े बर्तन में पानी बड़े सोर्स में गर्म कर रहे हैं, जल्दी उबल जाता है, छोटे वाले सोर्स में बाद में उबलेगा। तो उबलने की कंडीशन भी तो देखिए कि वहां पर क्या है कि जो ईंधन है जो आप जला रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है ना, उसकी क्वांटिटी पर भी तो फर्क पड़ता है। अब क्वांटिटी होने से क्या होगा, क्वांटिटी होने से ये होगा कि चाहे आप गर्म चाहे जहां पर करिए, जब तक उसका टेम्परेचर 100 नहीं पहुंचेगा, तब तक वो बॉइल्ड होना चालू नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से वहां पर होगा ये कि जब आपने सोर्स बदल दिया, तो उस सोर्स के हिसाब से आपको वो लगेगा कि ऐसा कि वो जल्दी बॉइल्ड हो गया, लेकिन वो जल्दी बॉइल्ड नहीं होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको मिलेगा तभी वो बॉइल्ड होगा, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी द्रव का जब वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब ऊपर से लग रहा और नीचे से वाष्प दाब द्रव का लगेगा, तो जब ये वाला वाष्प दाब इसके बराबर हो जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाने, जैसे इसके बराबर दाब हुआ वैसे ही वाटर बॉयल करना चालू कर देगा, है ना। तो इस डायग्राम से मुझे यही समझ में आ रहा था। इसके लिए एक डायग्राम छोटा सा और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये हमारी जो लाइन है वो वायुमंडलीय दाब की है, ठीक। यहां पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटीएम, यानी वायुमंडलीय दाब कितना होता है आपका, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है आपका 1 एटीएम होता है। यहां पर हमने ले लिया कि शुद्ध विलायक, ये ले लिया शुद्ध विलायक, ये है शुद्ध विलायक, तो ये हो गई शुद्ध विलायक की लाइन, यहां पर ले लेते इसको, ये है मान लिया कि शुद्ध विलायक की लाइन। अब आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी द्रव का या शुद्ध विलायक, देखिए विलायक हो, विलयन हो, शुद्ध द्रव हो, कोई भी हो, कोई भी लिक्विड हो, है ना, वो चाहे शुद्ध हो चाहे विलयन हो। तो यहां पर देखिए अगर शुद्ध विलायक, यहां जल की बात हो रही, शुद्ध विलायक का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक का मतलब है जल, वाटर की बात हो रही। अब मैंने क्या बताया है कि जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो जैसे यहां से ये वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब की लाइन, ये किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब,
ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। इसका वाष्प दाब जब वायुमंडलीय वाष्प दाब के लाइन के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाली लाइन जब कहां पहुंच जाएगी, वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाएगी, तो वहां पर इसका क्या देखने को मिलेगा, तब वहां पर इसका क्वथनांक बिंदु देखने को मिलेगा, यानी जल क्या करना चालू कर देगा, उबलना चालू कर देगा, है ना। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है ना, उसको हम क्या कहेंगे, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम लिखते हैं टीबी से। ये टीबी कहां से आ गया, तो टीबी है टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर और बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, तो वहीं से ले लिया जाता है टीबी, है ना। अभी जब करवाएंगे आपको इसका क्वथनांक का उन्नयन वहां लिखाएंगे। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हम क्वथनांक बिंदु के टर्म में क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु के टर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से, है ना। यानी वो टेम्परेचर आपको मिलेगा जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम दिखाएंगे टीबी से लिख देंगे, यानी यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उसके बाद आपने विलायक में विलय मिला दिया तो विलयन बन गया, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर लाइन हो गई विलयन का वाष्प दाब की, विलयन का वाष्प दाब, ये लाइन हो गई विलयन के वाष्प दाब की। अब देखिए विलायक के वाष्प दाब के लाइन से विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई विलायक है तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, आपने विलय मिला दिया है, और विलय मिला दिया तो उसमें वाष्प कम बनेगी, तो जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम मिलेगा, है ना। तो ये विलयन के वाष्प दाब की लाइन जब वायुमंडलीय दाब की लाइन की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना, यहाँ इसके बराबर। तो वायुमंडलीय दाब की लाइन कहाँ है, ये है, इसको हम इधर भी बना सकते हैं, ये हमारे वायुमंडलीय दाब की लाइन है। तो जब ये यहाँ पर इसको क्रॉस कर जाएगी तो इसका हमें क्वथनांक बिंदु मिल जाएगा, है ना। जब विलयन के वाष्प दाब की लाइन में वायुमंडलीय दाब की लाइन के क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यहाँ पर हमें विलयन का क्वथनांक मिल जाएगा, और विलयन के क्वथनांक को हम लिख देते हैं, यहाँ पर टीबी 0 होगा शुद्ध के लिए, और विलयन के लिए यहाँ पर लिख देंगे हम टीबी। तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हमें इसका क्वथनांक बिंदु प्राप्त होगा, और इसके क्वथनांक बिंदु को हम टीबी से लिखते हैं। शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु को टीबी 0 से लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर क्वथनांक में उन्नयन देखना है, यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो जरा देखिए परिवर्तन को, बड़ा कौन है, ये टीबी बड़ा है, और छोटा कौन है, ये टीबी 0। तो आपको अगर अंतर निकालना है तो आप बड़े वाले से छोटे वाले को हमेशा घटाते हैं, कहीं पर आप निगेटिव या माइनस करना हो, घटाना हो, तो क्या करते हैं, बड़े से छोटे वाले को घटाते हैं, क्योंकि छोटे वाले से बड़े वाले को घटाएंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, मान माइनस में आ जाएगा, है ना, और माइनस में हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए टीबी क्या है, बड़ा है, और टीबी नॉट कितना है, छोटा है, तो हमेशा हमें बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना होगा। यानी अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें क्वथनांक में उन्नयन जो डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से लिखते हैं, कौन कौन होगा, टीबी होगा, बराबर कितना होगा, देखिए टीबी हो जाएगा, माइनस क्या होगा, टीबी 0, तो यानी ये हो जाएगा टीबी 0। तो इस प्रकार से ये आपके क्वथनांक में उन्नयन की डेफिनेशन बन जाती है ना। तो यहां पर मैंने आपको क्वथनांक क्या होता है और किस प्रकार से क्वथनांक और वाष्प दाब में संबंध होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन होता है ना, उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको क्वथनांक के उन्नयन की और भी बातें समझाता हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन, अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा विथ डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन के साथ देखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा। वैसे क्वथनांक के विषय में मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय का मतलब है जिसकी वाष्प ना बने, है ना, तो अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। देखिए अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होगा कि जो विलयन का क्वथनांक है शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाएगा, है ना, जिसे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डेल्टा क्यों लगाया गया, डेल्टा लगाया गया है परिवर्तन के लिए। क्वथनांक में उन्नयन है ना वृद्धि, तो वृद्धि या कमी को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा लगा करके। फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहीं पर परिवर्तन हो रहा हो या वृद्धि या कमी हो रही हो तो वहां पर सिंबल यूज करते हैं डेल्टा का,
है ना। तो इसलिए इसे डेल्टा टीबी, ये टी क्या है तो टी फॉर टेम्परेचर, है ना, और बी फॉर क्या है बॉइलिंग पॉइंट, या पूरा शब्द सुन लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ही बी ऐसे लिख दिया गया और टी ऐसे लिख दिया गया है, ठीक। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट टीबी। तो यहां पर देखिएगा तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एक जनरलाइज एग्जांपल ले लेते हैं, सामान्य उदाहरण जो हमारे डेली लाइफ का होता है उसको लेकर के जरा समझ लेते हैं। चलिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया ये जैसे आपका है वाटर, जल है, यानी एक पात्र में हमने क्या किया वाटर ले लिया, जल ले लिया। अब आपको जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो पता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या करता है उबलना चालू कर देता है, चालू करता है ना। यानी जो जल का क्वथनांक है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर उबलने लगेगा, जल अगर केवल जल है, प्योर जल है, शुद्ध जल है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलने लगेगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप थर्मामीटर लेकर के नाप भी सकते हैं, ठीक। अब मान लिया कि उसी पानी में, उस पानी के अंदर उसको उबालने से पहले, है ना, उसको उबालने से पहले उसमें चीनी मिला दीजिए या नमक मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए, कोई अवाष्पशील विलय मिला दीजिए जिसकी वाष्प ना बने, है ना। तो अवाष्पशील जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज ये सब मिला दे, है ना। तो ये जब मिला देंगे आप उसके अंदर, तब क्या होगा, तब जो वाटर, जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा, है ना। यानी जैसे ये वाटर है और इस वाटर के अंदर मान लिया कि हमने चीनी को ऐड कर दिया, है ना, ये ऐड कर दिया चीनी को, और यहाँ है ये वाटर जल, यानी इस वाटर के अंदर हमने चीनी को घोल दिया, चीनी को मिला दिया, ठीक। अब क्या होगा कि यहां पर जो पानी, आपका पानी केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, अब आपने उसके अंदर चीनी घोल दिया, अब जब आप उसको उबालना चालू करेंगे तो अब वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं उबलेगा, अब उसको उससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। यानी यहां पर कितना था 100 था, तो जिस हिसाब से, यानी जितना विलय मिलाएंगे, है ना, ध्यान से सुनिएगा, जितना विलय, विलय का मतलब चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, आवासशील कोई भी विलय, तो जितना विलय मिलाएंगे, जितनी क्वांटिटी मिलाएंगे उतना ही क्वथनांक बढ़ जाएगा, जितना मिलाएंगे उतना ही बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लिया कि चीनी इसमें हमने मिला दिया 1 किलोग्राम मिला दिया, 1 किलोग्राम चीनी मिला दिया, तो 1 किलोग्राम चीनी से मान लिया हमने कि यहाँ पर पानी 100 पर उबलता है, तो यहां से मान लिया कि ये कितने पर उबलने लगेगा 110 पर, है ना, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये केवल मानक स्थिति है, केवल माना गया है ऐसा, है ना। एग्जैक्टली जब उबाल करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो केवल यहां पर समझने के लिए मान लिया कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उबलने के लिए उसको ज्यादा चाहिए। तो देखिए बढ़ गया ना, क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया कि नहीं हो गया। पहले क्वथनांक कितना था 100 था, उसके बाद जैसे ही आवासशील विलय मिलाया, अब उसको उबालने के लिए आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा 110 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो देखिए विलयन का क्वथनांक क्या है शुद्ध विलायक की तुलना में, देखिए ये है शुद्ध विलायक और ये है विलयन, चीनी ये, वाटर ये, तो ये क्या कहलाएगा विलयन कहलाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, तो ये है विलयन और ये है विलायक। तो विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो यहां पर साफ साफ दिखाई देगा हमें कि विलयन का क्वथनांक बढ़ गया है। जैसे एक घर में एग्जांपल क्या होता है कि जैसे सब्जी बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वाटर होता है, पानी तो होता ही है उसमें, जानते हैं आप, और उसमें जो भी सब्जी वगैरह बनाई जाती है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगेगा, और अगर पानी उबलने लगेगा तो क्या है कि जो ऊष्मा है वो सब्जी को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सब्जी नहीं पक पाएगी। तो उसमें करना क्या होगा कि हमें क्या करना होगा कि उस वाटर के अंदर उसका विलयन बना देना होगा। अब उसके लिए इसमें क्या करेंगे, कुछ मसाला डाल देते बहुत सारा, है ना। जितने भी आपने देखा होगा कि सब्जियों में क्या है बहुत सारे मसाले पड़ते, क्यों पड़ते हैं वो इसीलिए, मसाला है, नमक है, वो सब उसमें मिला दिया जाता है। वो इसीलिए मिलाया जाता है कि जो जल का क्वथनांक है वो बढ़ जाए, यानी वाटर जो 100 डिग्री पर उबलता है अब वो 100 डिग्री पर ना उबले। तो जब पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा तो जितना टेम्परेचर दे रहे हैं आप, जितनी ऊष्मा या हीट दे रहे हैं वो आपकी सब्जी को प्राप्त होगी, और सब्जी को जब प्राप्त होगी तो वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो यहां पर वाटर के क्वथनांक को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे छोटी क्लास में एक प्रश्न आता था कि समुद्र तल पर खाना बनाना आसान है लेकिन पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र तल का मतलब है कि स्थल, और स्थल पर जो वाटर का क्वथनांक है वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलेगा,
है ना। और जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होगा। और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक भी कम हो जाता है। यानी ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पर जो क्वथनांक है वो घट जाएगा, है ना। जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां उबलता है स्थल पर, नीचे जमीन पर, वहां पर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर या और ऊंचाई पर जाएंगे तो वो पानी क्या होगा, जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे उसी हिसाब से वो पहले ही उबलने लगेगा। यानी अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही है तो 60, 70, 80 इसी प्रकार से वो क्या है, पहले ही उबल जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा। अब तो दिक्कत हो जाएगी, अगर पहाड़ों पर रहने वाले लोग खाना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे वो, तो उसके लिए उस वाटर का क्वथनांक बढ़ाएंगे, यानी जल का क्वथनांक बढ़ाएंगे। जल का क्वथनांक कैसे बढ़ाएंगे, तो जल का क्वथनांक इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि उसमें कोई आवासशील विलेय मिला देंगे। जैसे बहुत साधारण एग्जाम्पल क्या है कि नमक मिला देंगे, है ना, या और मसाले वगैरह जो मिलाए जाते हैं बनाने के लिए वो सब मिला देंगे। तो जितना अमाउंट उसमें मिला देंगे उसी हिसाब से जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब पानी जल्दी उबलेगा नहीं तो सारी की सारी ऊष्मा उस खाद्य सामग्री को प्राप्त होगी और वो खाद्य सामग्री आसानी से पक जाएगी, है ना। तो ये उसका रीजन होता था, ये छोटी क्लासों में प्रश्न दिया गया होता था, है ना। तो यहां से देखा कि विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक बढ़ गया है, तो इसे ही कहा गया है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। जैसे सुबह चाय बनाते हैं, केवल चाय बनाते हैं, उसमें दूध नहीं मिलाया, तो चाय बनाते जब चाय क्या उबलने लगती है ना, उसमें क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो है उबलने लगता है। उसके बाद जैसे वो उबलने लगता है आप उसमें दूध मिला देते हैं, तो दूध मिलाने के बाद क्या होता है कि उसमें वाष्प बनना बंद हो जाती है, कुछ समय के लिए उसमें वाष्प उठना बंद हो जाती है। क्यों, इसीलिए क्योंकि आपने उस दूध के अंदर विलेय, पानी के अंदर, चाय के अंदर विलेय मिला दिया है दूध। अब क्या होगा कि अब उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, 100 तक तो पहुंच गया था, 100 से ऊपर टेम्परेचर चाहिए उसको उबलने के लिए। तो जब ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी उससे ज्यादा टेम्परेचर उसको मिलेगा, वो फिर से बॉयल होना चालू हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है और इसे ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसको डेल्टा टीबी से लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी के जस्ट आगे आपको बताता हूं। तो चलिए जस्ट उसी के आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। उसी के आगे आपको लिखना है, यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, टीबी 0। मैंने बताया था शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, है ना, टीबी 0, शुद्ध का कितना है टीबी 0, तथा विलयन का क्वथनांक, देखिए ये विलयन का है, वो विलायक का है ना, और ये क्या है, विलयन का है। विलयन का क्वथनांक टीबी हो तो क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना होगा। बड़ा कौन होगा, तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, है ना। पानी में कुछ भी मिलाने पर जब उबालोगे तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, केवल पानी को उबालोगे तो टेम्परेचर कम लगेगा, है ना। तो ये हो गया डेल्टा टीबी, क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, अभी भी बताया था। तो डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होगा, टीबी माइनस टीबी 0। टीबी बड़ा है और टीबी 0 क्या है, छोटा है। ये विलयन का क्वथनांक है और ये विलायक का क्वथनांक है ना। विलायक कौन होता है, जल, ये भी याद रखिएगा। तो ये विलयन का क्वथनांक, ये विलायक का क्वथनांक, ठीक। तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी 0 ये होता है ना। चलिए तो ये हो गया आपका। अब इसके बेसिस पर किताब में जो आपको डायग्राम बनता है, जो मैंने थंबनेल पर डायग्राम लगा हुआ है, उस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, क्योंकि इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, उसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है और समझाना भी पड़ेगा आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं जरा सा। चलिए देख लेते हैं उस डायग्राम को हम। तो डायग्राम में हमारा क्या होगा, जैसे हमने ले लिया यहां पर, ये हमारा वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है इस साइड में, यहां ये वाष्प दाब है, और नीचे हम ले लेते हैं तापमान को। यानी इस साइड में हमारा क्या है, वाष्प दाब है, और इस साइड में हमारा क्या है, तापमान है, टेम्परेचर है, ठीक।
चलिए इस लाइन को हम नाम दे देते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी ये लाइन कौन सी है, ये लाइन हमारी क्या है, वायुमंडलीय दाब की लाइन है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 atm या 760 mmHg, है ना। तो वायुमंडलीय दाब अगर लिखना चाहे तो 1 atm, एक वायुमंडल, है ना, एटमॉस्फेयर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ठीक, तो ये हो गई। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि मुझे लेना होगा विलायक और विलयन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर किसका जो वाष्प दाब है वो किसका है, विलायक का वाष्प दाब। यानी यहां पर हम लिख लेते हैं किसके लिए है ये, मान लिया इस पॉइंट पर, इस जगह पर किसका वाष्प दाब है ना। जैसे मैंने लाइन करके आपको समझाया था वैसे आप यहाँ पॉइंट करके समझ लीजिए। इस पॉइंट पर जो वाष्प दाब है किसका है, विलायक का वाष्प दाब। विलायक कौन है, जल। तो यहाँ पर जल का वाष्प दाब है इस जगह पर। अब क्या होगा कि जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे उसका क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। परिभाषा भी पढ़ाया था, है ना। तो चलिए ये विलायक का वाष्प दाब है। अब इस वाष्प दाब, ये वाष्प दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब की लाइन के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं यहां से। तो ये हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये लाइन यहां पर कट कर गई। यानी ये विलायक का जो वाष्प दाब है, अगर लिखना चाहे पूरा तो लिख भी सकते हैं कि विलायक का, वैसे इस साइड में लिखा ही हुआ है वाष्प दाब, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं केवल विलायक लिख देता हूँ बस। इससे पता चल जाएगा कि ये वाष्प दाब की लाइन है, इधर वाष्प दाब ही होगा यहाँ पर। तो ये वाष्प दाब क्या होगा कि जब हम इसको हीट करते गए, गर्म करते गए, टेम्परेचर देते गए, तो ये धीरे 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 इसका क्या हुआ, वाष्प दाब बढ़ना चालू हुआ और इस पॉइंट पर आकर के कट कर गया, बराबर हो गया वायुमंडलीय दाब पर। तो यहां पर जब ये आकर के कट कर गया तो ये पॉइंट क्या होगा, इस विलायक का क्वथनांक बिंदु, जहां पर विलायक के वाष्प दाब की लाइन वायुमंडलीय दाब की लाइन को क्रॉस कर देगी, काट देगी जिस बिंदु पर, वही बिंदु उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु। ठीक, तो इस पॉइंट पर काटा तो ये क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु। कहां से क्वथनांक बिंदु, तो टेम्परेचर तो आपका नीचे है, तो इसको मुझे इससे मिलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे देखना है ना कि कहां पर टेम्परेचर आ रहा है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको डॉट करके नीचे खींच देता हूं इस प्रकार से। ये तो ये आपका शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक के लिए जो क्वथनांक बिंदु है वो कितना होगा, TB0, ये हो गया। ठीक, अब ये तो हो गई विलायक का वाष्प दाब का पॉइंट। यहां पर मान लेते कि हमारा क्या है, इस जगह पर विलयन का वाष्प दाब, यानी ये पॉइंट किसके लिए है, विलयन के लिए है। अब विलयन का टेम्परेचर आप बढ़ाना चालू करिए, तो विलयन का टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ना चालू होगा, है ना। और जैसे धीरे 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 वाष्प दाब बढ़ाते, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वाष्प दाब बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब वायुमंडलीय लाइन को कट कर जाएगी। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं। चलिए ये बढ़ा लिया, ये बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ये यहां पर कट कर गई थी। यानी इस जगह पर विलयन के वाष्प दाब की जो लाइन थी वो वायुमंडलीय दाब की लाइन को यहां पर कट कर गई, तो ये विलयन का क्वथनांक बिंदु होगा। ये पॉइंट क्या होगा, विलयन का क्वथनांक बिंदु। ठीक, इसको अगर टेम्परेचर आपको पता करना है तो इसको आप तापमान वाली लाइन से मिला दीजिए। तो चलिए यहां पर मिला देते इसको हम, ये मिला दिया। ये किसकी लाइन है, ये विलयन के क्वथनांक बिंदु की लाइन है। तो विलयन का क्वथनांक कितना होगा, TB होगा ये, यानी ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु, ये विलयन का क्वथनांक बिंदु, है ना। अब आप इसमें भी देख रहे हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, किसके वाष्प दाब की लाइन बड़ी है। आप देख सकते हैं, देखिए ये वाले वाष्प दाब की लाइन किसकी है, विलयन की। ये लाइन क्या है, बड़ी है, और ये लाइन क्या है, छोटी है ना। तो यहाँ पर ये बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना होगा। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, यानी बड़े वाले से छोटे वाले को जब घटा देंगे तो हमें डेल्टा TB मिलता है। तो इस गैप को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TB। इस प्रकार से हम इसको क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट, ये क्या है, ये इन दोनों का अंतर है। ये क्या है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो उसे हम डेल्टा TB से ही तो लिखेंगे। कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ, कितना क्वथनांक बढ़ा। देखिए पहले आपका क्वथनांक यहां पर था,
क्वथनांक ये वाला बिंदु है यहां से, तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक कितना क्वथनांक में वृद्धि हुई, इसको डेल्टा टीबी से भी तो रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा टीबी क्वथनांक में परिवर्तन दिखाएगा, तो ये डेल्टा टीबी हो गया, है ना। तो इस प्रकार से इसका ये जो डायग्राम है आपका, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। ये वाला डायग्राम आपको बुक्स वगैरह में बना हुआ मिलता है। यह मेरी जो थंबनेल है उस थंबनेल पर भी आपको यही डायग्राम लगा हुआ मिला हुआ है। हालांकि आपको एग्जाम में अगर ये कहा जाएगा तभी आपको बनाना है, अन्यथा बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो ये बना हुआ है, वहां पर बना हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, है ना। तो ये वाष्प दाब हो गया, ये वायुमंडलीय दाब की लाइन हो गई। वाष्प दाब के बिंदु को हम वायुमंडलीय दाब के बराबर जब करते हैं, है ना, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, क्वथनांक बिंदु मिल जाएगा। हमने परिभाषा ही पढ़ी थी उसकी कि जब किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसे हम उसका क्वथनांक बिंदु कहेंगे या क्वथनांक कहेंगे, है ना। तो उसी डेफिनेशन को लगा करके मैंने ये डायग्राम बना दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके इसके आगे आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या बताया गया। लिखा हुआ कि चूंकि क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, देखिए लिखा ब्रैकेट में डेल्टा टीबी, है ना। तो डेल्टा टीबी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः यह सांद्रता पद मोललता के समानुपाती होता है। यानी ये कह रहा है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है ना, वो विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है ना। तो विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, ये क्या है, विलायक, विलायक कौन होता है, जल, वाटर, है ना। तो विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ये कहता है कि जल में आप जितना ही कोई भी विलेय मिलाओगे, कोई भी आवासशील विलेय मिलाओगे, जल में जितना ही आप विलेय मिलाएंगे उतना ही क्वथनांक में उन्नयन आपको प्राप्त होगा। यानी जितना क्वांटिटी ज्यादा आप करोगे, विलेय की मात्रा को मिलाओगे विलायक में, उतना ही क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा, उतना ही टेम्परेचर ज्यादा आपको देना पड़ेगा उसको उबालने के लिए, है ना। वहां पर बॉयल करने के लिए आपको उतना ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा जितना विलेय मिलाएंगे। तो ये यही कह रहा है ना, कि उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, अतः यह सांद्रता पद मोललता के समानुपाती होता है। अब मोललता आपने पढ़ा था, मोललता मैंने आपको पढ़ाया था अपने वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा, लेकिन यहां भी मैं आपको बता ही देता हूं कि मोललता क्या होती है। मोललता की परिभाषा होती थी कि 1 किलोग्राम विलायक, तो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कौन बताता था, मोललता, है ना। मोललता ही सांद्रता की इकाई थी जो विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा की बात करती थी। और ये प्रॉपर्टी, ये जो गुण है क्वथनांक में उन्नयन, ये भी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा पर डिपेंड करता है। तो वहीं से इसके बराबर मैंने लिख दिया है इसको, है ना। ये आपको बुक्स में भी ऐसे ही मिलेगा, है ना। और साफ साफ आप सोचिए कि विलायक में उपस्थित अगर विलेय की मात्रा, तो विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा कौन सी सांद्रता की इकाई थी, मोललता ही तो थी। बाकी तो समय विलयन 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 आ रहा था नीचे, केवल मोललता में ही तो विलायक आया था। तो इस प्रकार से यहां पर कहा गया कि जो डेल्टा टीबी है समानुपाती होता है किसके, मोललता के। तो अर्थात बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात करके हम लिखेंगे डेल्टा टीबी, यानी ये है आपका क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती किसके होगा, मोललता के। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, तो ये समानुपाती हो जाएगा स्मॉल m के। ये हुआ, अब हिंदी में लिख सकते हैं मोललता, ठीक। उसके बाद अब ये समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा। नियतांक कौन सा आएगा, देखिए डेल्टा टीबी बराबर, ये सिंबल हटाएंगे नियतांक आएगा, और यहां पर जो नियतांक आता है वो केबी होता है, केबी, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल m। तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ये आपको मेरी थंबनेल पर लिखा हुआ मिलेगा, है ना, वहां पर ये लिखा हुआ था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब ये पॉइंट का मतलब है गुणा, है ना। पॉइंट का, ये पॉइंट का मतलब क्या, आप गुणे का सिंबल लगा लीजिएगा अगर दिक्कत ज्यादा होगी तो पॉइंट की जगह पर गुणे का सिंबल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केबी डॉट एम, डॉट का मतलब गुणा, यानी केबी इंटू एम, है ना। तो यहां पर केबी क्या है, तो केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी को क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसका एक नाम और होता है इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक, है ना। केबी को मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो केबी है आपका वो है
मोलल उन्नयन स्थिरांक, है ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसका दूसरा नाम लिख लीजिएगा इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक। ठीक, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। अब ये तो हो गया मोललता। अब मोललता का फार्मूला, अगर उस फार्मूले की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो फार्मूला भी आगे बढ़ जाएगा। मोललता क्या होता है, देखिए इस साइड में मैं आपको बता देता हूं। मोललता स्मॉल एम बराबर, मोललता स्मॉल एम बराबर क्या होता है, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, ये होता था। और विलायक का भार किलोग्राम में होता था, केजी में। ठीक, तो चाहे आप केजी में भाग करके सीधे रखिए, या आप इसको एक काम और भी कर सकते हैं। यहां पर जैसे आपको ग्राम में ही रखना है सवाल में, तो इसको यहां से हटा दीजिए, नीचे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये 1000 ऊपर चला जाएगा, और फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। इसको जरा रीअरेंज कर लेते हैं, तो m बराबर क्या बनेगा, W, ये बनेगा इंटू 1000, ये बनेगा। m कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो m इंटू कैपिटल W, ये बन जाएगा। देखिए मोललता का ये फार्मूला, यहां से मोललता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, ये अणुभार है, और ये मोललता है, इसमें डिफरेंस दोनों में याद रखिएगा, है ना। तो ये कैपिटल W है। ठीक, तो यहां पर ये हो गया। अब इस जगह पर ये है मोललता, इस जगह पर मैं ये m का मान यहां पर पुट कर दूंगा, फार्मूला आगे बढ़ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि और क्या बनेगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या बनेगा, केबी हो जाएगा, इंटू m का मान कितना, m का मान देखिए टोटल यहां से है स्मॉल w इंटू 1000, ये मिलेगा। उसके बाद m इंटू कैपिटल W, यानी m इंटू कैपिटल W, तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा। ये है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहां पर सब क्या है, तो केबी मैंने आपको बता ही दिया, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, ये 1000 तो देख ही रहे हैं। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है विलेय का अणुभार। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। तो आप इन सबको लिख सकते हैं, है ना, यहां से इन सभी को लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी भी डिफिनेशन पूछी जाती है, इसकी डिफिनेशन आपको बता देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, है ना। चलिए तो देखिए लिखा हुआ कि 1 किलोग्राम विलायक में, यानी 1 किलोग्राम विलायक, विलायक का मतलब जल, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय, है ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल, है ना, पदार्थ का कितना, 1 मोल, 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर जितनी भी वृद्धि होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो चलिए इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, और इसे ही इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था, डेल्टा टीबी बराबर क्या था, केबी इंटू एम, ये फार्मूला बताया था। यहां से ही हम मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालेंगे, क्या है, केबी। तो यहां से देखिए केबी क्या है, तो केबी बराबर अगर करना चाहें, देखिए मोललता की वैल्यू, स्मॉल एम की वैल्यू अगर 1 कर दिया कहीं पर, है ना, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1, मोललता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाए, मोललता अगर 1 हो जाएगी, इसका मान 1 हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा केबी के बराबर। तो यही तो परिभाषा है। देखिए मोललता कितनी हो जाए, 1, यानी मोल कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर वही तो लिखा है कि 1 मोल, m की वैल्यू 1, तो डेल्टा टीबी बराबर ही केबी होगा। यानी जितना डेल्टा केबी, ये केबी होगा, उतना ही डेल्टा टीबी होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी। ठीक, तो यहां से अब हमें अगर इसका हमें मात्रक निकालना होगा तब कैसे करेंगे, तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर इंटरचेंज कर देंगे। इधर देखिए जैसे आपको केबी निकालना है, तो केबी निकालने के लिए m क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी यहां से बन जाएगा केबी
केवी बराबर क्या बनेगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम बनेगा। तो डेल्टा टीबी अपॉन स्मॉल एम, देखिए ये बनेगा मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी बराबर डेल्टा टीबी अपॉन स्मॉल एम, ये बन जाएगा। अब देखिए डेल्टा टीबी, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, और तापमान है टेम्परेचर, तापमान का मात्रा क्या होता है, केल्विन। ठीक, तो इसके लिए हम ऊपर लिख लेंगे कि केवी बराबर, इसका मात्रा क्या होगा, केल्विन होगा, केल्विन। स्मॉल एम क्या है, मोललता, मोललता का मात्रा मोल प्रति किलोग्राम। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं कि मोल प्रति किलोग्राम, मतलब नीचे एक बार और किलोग्राम होगा इस तरीके से, यानी केल्विन मोल प्रति किलोग्राम। अब जरा इनको ऊपर लेकर के जाइए, तो देखिए किलोग्राम वाला यहां से एक बार ऊपर जाएगा तो एक माइनस होगा, फिर उसके बाद एक ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये दो बार ऊपर गया। तो अगर दो बार ऊपर गया तो यहां से केवी बराबर जो आपका मात्रक बनेगा, ये केवी बराबर बन जाएगा केल्विन, ये केल्विन हो जाएगा। किलोग्राम दो बार ऊपर जाएगा, तो दो बार जाएगा तो एक बार माइनस, दूसरी बार में प्लस, यानी केल्विन किलोग्राम बनेगा। और मोल क्या है, मोल एक बार ऊपर जाएगा तो जो एक बार जाएगा वो माइनस में होगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यानी ये आपके केवी का मात्रक बन जाएगा यहां से। तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इस केवी का मात्रक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होता है। केवी बराबर टीवी अपॉन एम, यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, आप उसको फार्मूले में रख करके रीअरेंज करके मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज आपका जो टॉपिक था क्वथनांक में उन्नयन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको पूरी तरह से मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं आपके लिए मेहनत करने लगा हूं, है ना, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर करते रहेंगे तो हमें भी प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इसके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उसमें, क्योंकि इसमें जो पढ़ाना था वो तो मैंने बता दिया है आपको, है ना। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।